अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, पिम्स में 14 नौमौलूद बच्चों की मौत सिर्फ आग का वाक़या नहीं, ये इस पूरे निज़ाम का फायर अलार्म है जो हादसे से पहले बजना ज़रूर चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा तहकीकाती कमेटी की जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें पिम्स अफसरान और अमले की गफलत सामने आने की इत्तलात आ चुकी हैं। दरवाजे लॉक, रेस्क्यू रास्तों में रुकावटें, तकनीकी अमले की अदम दस्तियाबी और एमरजेंसी से निमटने में नाकामी जैसे सवालात अब तहकीकात का हिस्सा हैं। 15 नौमौलूद बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ एक बच सका और 14 खानदान उजड़ गए। हुकूमत ने फी खानदान 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है, मगर सवाल यह है कि क्या रकम माँ की गोद वापस ला सकती है? इस सारे एपिसोड में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल भी शदीद तनकीद में नजर आए, मगर एक और बुनियादी सवाल इंक्वायरी की शफाफियत पर उठ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने जिस शख्सियत को कमेटी का सरबराह बनाया, इस पर खुद करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं। तो क्या इसी सूरत में तहकीकात पर उंगलियां नहीं उठेंगी? अब सवाल सिर्फ जिम्मेदारों को सजा देने का नहीं है, सवाल ये भी है कि इंक्वायरी ही कितनी गैर जानिबदार और शफाफ होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी को डिस्कस करेंगे। दूसरे हिस्से में आज़ाद कश्मीर का रुख करेंगे, जहां की सियासत ने एक ऐसा मोड़ लिया है जहां अपने हल्के से हारने वाला उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है। जी हां, नून लीग के इफ्तिखार गिलानी 27 जुलाई के इंतखाबात में अपने हल्के LA 29 मुजफ्फराबाद 3 से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद अब्बासी से तकरीबन 2000 वोटों से हारे, लेकिन मखसूस नशिस्त के जरिए दोबारा असम्बली पहुंचे और 30 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 17वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। यहाँ सवाल सिर्फ गिलानी की जीत का नहीं है, सवाल नून लीग के उस बयानिए का है जिसमें वोट को इज्जत दो को बुनियादी हैसियत हासिल रही। अगर अवाम के बराह रास्त वोट ने हारने वाला उम्मीदवार मखसूस नशिस्त के रास्ते वज़ारत उज़्मा तक पहुँच सकता है, तो फिर अवामी मैंडेट की असल ताकत कहाँ गई है, इसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात होगी सरकारी मुलाजमत में ग्रेड 15 से ग्रेड 17 की जो तरक्की है वो एक ख्वाब समझी जाती है, मगर सिंध में ऐसा हुआ है कि 63 सब रजिस्ट्रार्स ऐसे हैं जिन्होंने ये तरक्की लेने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर जो 63 मुलाजमीन हैं उन्होंने बैक वक्त ग्रेड 17 क्यों ठुकराया? क्या मसला इजाफी जिम्मेदारियों का है, पोस्टिंग का है, इख्तियारात का है, या फिर मौजूदा ग्रेड में कोई ऐसा फ़ायदा मौजूद है जो ग्रेड 17 की तरक्की से बहुत ज़्यादा कीमती है? अपने पैनल की राय इस पर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम पिम्स अस्पताल की जो सूरत हाल और अफसोसनाक जो सानेहा पेश आया उस पर बात करेंगे। ओवरऑल डिस्कशन के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट शनीला अमार साहिबा मौजूद हैं, इसके साथ साथ मसूद रज़ा साहब तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बाबर डोगर साहब वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं शनीला अमार साहिबा आपसे कर लेती हूँ। शनीला साहिबा, बहुत ही अफसोसनाक सानिहा पेश आया और 14 मासूम फरिश्ते जो हैं उन्हें हमने खो दिया, माओं की गोद उजड़ गई। अब एक इंक्वायरी कमेटी बन चुकी है और ये भी वाज़ेह हो चुका है कि जो गफलत है वो भी सामने आ चुकी है, जो अफसरान है और स्टाफ है उनकी ये सारी गफलत थी। कमेटी कायम हो गई है, कमेटी को जो लीड कर रहा है उस पे भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि एक ऐसे बंदे को सिलेक्ट किया गया है जिसे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नया सेक्रेटरी सेहत तैनात हो गया है, पुराने वाले को फारिग कर दिया गया है। क्या आप समझती हैं कि ये जो सब कुछ प्रोसेस हो रहा है ये ठीक प्रोसेस हो रहा है? क्या एक्स डायरेक्टर पिम्स को फारिग नहीं करना चाहिए था? क्या ये जो कमेटी अब बनी है, क्या पहले ऐसा नहीं होना चाहिए था कि यहाँ पे जो तमाम तर सिस्टम्स हैं उन्हें फाल होना चाहिए था ताकि इस तरह के सानेहात ना हो पाते? बहुत शुक्रिया जवेरिया। ये एक ऐसा सानेहा है कि जिसने हर एक का दिल दहला के रख दिया, और हम जो ख़वातीन हैं, जो माएँ हैं, हम लोगों को तो ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि हर एक को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। वहाँ पे एक जो साहब बैठे ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद मुझे अल्लाह ने बेटे से नवाजा है। क्या उस बाप के गम का मुदावा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। ये गफलत है, नाअहली है, लापरवाही है, जो भी है, जो इसके जिम्मेदार थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। आप उनको उल्टा लटका दें, चाहे इस सिस्टम को लटका दें आप उल्टा, लेकिन आपको जिम्मेदारान को सजा देनी होगी। वजीर सेहत इस्तीफा दे रहे हैं, वजीर आजम उसको एक्सेप्ट नहीं करे, आपको कर लेना चाहिए। एक तो अखलाकी जुर्रत उन्होंने दिखाई है, अच्छा किया इस्तीफा दिया, लेकिन आपको इस्तीफा लेके एक मिसाल जो है वो कायम करनी चाहिए। दूसरा, ये जो सारा सिस्टम था इसकी शफाफियत कायम रखे ताकि लोगों का एतबार रहे उसके ऊपर। वरना अगर आप ऐसे लोगों को कमेटी का हेड बनाएंगे कि लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, उनके ऊपर इल्जामात होंगे, तो जितना भी इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर यकीन कौन करेगा? तो अगर आप
बुनियाद को ही खराब कर देंगे तो जो इमारत बनेगी उसके ऊपर कौन यकीन कर लेगा। तो ये जरूरी था कि हर चीज में एक शफाफियत जो थी रखी जाएगी। लेकिन इसके साथ जवेरी और भी बहुत से सवालात उठ जाते हैं कि अगर हुकूमत नजरसानी में गई हुई है कि जी हमने बानी पीटीआई को लेके आना और पिम्स के अंदर रखना है, तो क्या आज जो वहां पे वाकया हुआ है, दो तीन दिन पहले जो वाकया वहां पर हुआ है, क्या उसके बाद अदालत भी ये रिस्क लेगी कि वो कहेगी कि नहीं आप बानी पीटीआई को पिम्स के अंदर लेके चले जाएं और जाके वहां पर आप इनका इलाज करवा लें? नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक वोट बैंक है, उनकी एक सपोर्ट है, आप उनकी जान के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते हैं। मतलब किसी की भी जान पे रिस्क नहीं लिया जा सकता। जो एक पाकिस्तानी शहरी है उसकी जान बहुत ज्यादा अजीज है, उसकी जान बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन मैं बात वो कर रही हूँ जो एक सियासी सेटअप आपका जो है जिसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो ये मसला फिर हम बात कर सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया था कि सिक्योरिटी की वजह से हम वहां नहीं लेके जा रहे तो हम पिम्स लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अगर वो जी लेकिन जवेरिया अगर ये वहां पर वज़ीर-ए-आज़म वहां पर होते, ऐसा कोई वाकया वहां पर हो जाता तो आप सोच सकते हैं कि रद्द-ए-अमल क्या आता? क्या वो रद्द-ए-अमल को जो तो उसको बर्दाश्त कर सकती थी ये हुकूमत, ये नहीं कर सकती थी। दूसरी बात ये है कि आप इंतजामी यूनिट्स की बात करते हैं, सूबों में डिवाइड कर दें, सूबों को इतने में कर दें। भाई आप एक इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल नहीं संभाल सके तो इंतजामी यूनिट जितने मर्जी बना ले वो नहीं होगा। सबसे पहले अपने सिस्टम को ठीक करें, अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें। जो लोग जिम्मेदार होंगे जब तक आप उनको नहीं देंगे, आप उनको मिसालें नहीं बनाएंगे, आइंदा ऐसे आने वाले वाकयात नहीं रुकेंगे। तो वज़ीर आज़म को साहब को चाहिए कि अगर इस कमेटी के किसी बंदे के ऊपर भी लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उनको आप हटा दें। जो मौजूदा सेक्रेटरी आए हैं उनके तो ड्रामे ज्यादा हैं कि जी मैंने चारपाई बिछा दिया, मैं पिम्स के बाहर बैठ गया, मैं सिस्टम ठीक करके उठेगा। सिस्टम इस तरह से ठीक नहीं होते हैं, आपको लोग लगाने पड़ते हैं, उन लोगों पे चेक रखना पड़ता है। सारा कुछ ही होता है, ड्रामों से कुछ नहीं होता। वो तो डैम भी बनाना था, इन्होंने कहा था मैं डैम ले लेते हैं। मसूद साहब, 50 लाख का मुआवजा अनाउंस किया गया है। माएँ क्या ये मुआवजा उनकी जो मासूम फूल हैं क्या ये कीमत चुका सकती हैं उसका? और इसके साथ साथ ये जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है जिसमें बहुत से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, अगर कमेटी बनने पे ही इतने सवाल हैं तो फिर इसकी शफाफियत पे तो एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो रिजल्ट आएगा, ये कमेटी जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, कौन मानेगा उसको? देखिए, जानों का नेमुल बदल मुआवजा कभी हो ही नहीं सकता। और कमेटी जो बनाई गई है उससे पहले बिल्कुल शनीला ने जैसे कहा कि सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। मैं कल पिम्स गया और मैंने वहां पर देखा सेंट्रलाइज कोई अलार्म सिस्टम वहां पर मौजूद नहीं है। वहां पे जो आग बुझाने के आलात हैं या तो वो थे नहीं या थे तो जायदुल मयाद थे। फिर आप देखिए कैसा सिस्टम है, कैसे लोग हैं जो इस अस्पताल को चला रहे हैं, जिनको कि पब्लिक सेफ्टी का और हॉस्पिटल को किस तरह से चलाना चाहिए उनको अंदाजा ही नहीं है। इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक आप इमरजेंसी एग्जिट को बंद नहीं कर सकते। इन्होंने ताले लगा के बंद किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि बच्चे वहां से अगवा हो जाते हैं। तो बच्चे अगवा होने का मतलब यह है कि आप सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को दांव पे लगा दें। तो इस तरह से ये अस्पताल चल रहा है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का सबसे बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल था ये। अब तो मेरे ख्याल में शायद टीचिंग हॉस्पिटल का दर्जा इसको हासिल नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा अस्पताल है। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। अब वही ब्यूरोक्रेसी, वही लोग, वही ईडी जिसको वजीर आजम टच नहीं कर सकते थे, उसको हटाकर अगर किसी और को लेकर आए तो उस पर बड़े एतराजात हैं। तो यही लोग मिलकर एक इंक्वायरी कमेटी यही इंक्वायरी करेंगे। यानी ये वही बात हुई कि आपने जो मुलविस हैं वही इंक्वायरी करेंगे। जी, बिल्ले को आपने दूध की रखवाली पे बिठा दिया है, आपने वो काम किया है। तो आपको इस्लामाबाद के बाहर से या इस्लामाबाद के अंदर अच्छी शोहरत के लोगों को लगाना चाहिए और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो लोग इस वक्त मौजूद हैं पार में, उनको फिलहाल साइड पे करना चाहिए कि वो किसी किस्म का इन्फ्लुएंस ना कर सके। पर ये सानिया किसी और मुल्क में होता तो शायद वजीर आजम भी कम से कम शर्मिंदगी का इजहार तो करते ही करते, वरना इस्तीफा भी आ जाता है। चलिए, अगर वफाकी वज़ीर सेहत दे रहे थे इस्तीफा तो क्यों नहीं वजीर आजम ने कबूल किया? कर लेते कबूल। देखिए, ये जो इस्तीफे होते हैं ना, ये कहने की बात है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो घर चले जाएं। ये क्या बात हुई कि वजीर आजम कबूल करेंगे? नहीं कर रहे वजीर आजम कबूल, ठीक है, मैं भी काम पर नहीं आ रहा। अगर आपने इस्तीफा देना है तो दें और घर जाइए। तो ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। ये पूरी हुकूमत, ये पूरा निजाम जिस तरह से तैयार हुआ था वो आपको ही पता है और मुझे ही पता है। इस निजाम को चलना है और चलाने के लिए अच्छा मुस्तफा कमाल चले जाएंगे तो कोई और आ जाएगा। क्या वो हॉस्पिटल चलाने की महारत रखता होगा या उसका मेडिकल के शोबे से कोई ताल्लुक होगा?
यानी आपको पता है कि मुस्तफा कमाल से पहले एक बार कादिर पटेल साहब भी हमारे वजीर सेहत थे। बिल्कुल अब ऐसे ही। कादिर पटेल हो या मुस्तफा कमाल हो, इनको सेहत के बारे में या इसकी मैनेजमेंट के बारे में क्या अंदाजा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब ये ओहदों को निजाम चलाने की वाले, खराबियां ओहदों हैं। को लीड करने वाले उस बारे में कुछ नहीं जानते, तो फिर तो यही रिजल्ट होगा जो सामने आ गया। बाबर डोगर साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो रवैया था, वो रवैया मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया, बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। फिर खबर ये आई कि हाथ से इस्तीफ़ा लिखा, वज़ीर आज़म को दिया, लेकिन वज़ीर आज़म ने कबूल नहीं किया। ये क्या स्टोरी है? क्या ये भी हम समझें कि ये एक प्री प्लान सारा सिस्टम था जो चलाया गया? अगर जिस तरह से मसूद कह रहे हैं, अगर इतनी ही बात है, आप इस्तीफ़ा देते और घर बैठ जाते, यकीनन आप पे जो ये तमाम तर सिचुएशन हुई है उसका इल्ज़ाम भी है और आप इसको ठीक भी कर सकते थे, और आगे भी उम्मीद की जाती है कि जो भी इस पोस्ट पे आएगा वो इसको ठीक करेगा ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात ना हों। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान की 80 साल तारीख में आज तक आपने कभी देखा कि कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ हो और उसमें कोई कमेटी बनी हो, कमेटी ने जिम्मेदारों का तयन कर दिया हो और उनको सजाएं मिली हो? कोई एक इंसिडेंट मुझे कोट करके बता दें कि ये बड़ा इंसिडेंट हुआ था, इसमें जिम्मेदारी का तयन हो गया, ताकतवर जो लोग थे वो घर भी चले गए, उनको सजाएं भी मिली। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं। इस तरह से नहीं होता। मसूद बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसने रिजाइन देना होता है वो रिजाइन देके घर चला जाता है। वो ये नहीं कहता कि जी प्राइम मिनिस्टर जो इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जनाब मैं रिजाइन कर दूंगा, आपने एक्सेप्ट नहीं करना, या प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने कन्वे कर दिया होना है कि रिजाइन कर दो, एक्सेप्ट कौन सा होना है। तो दूसरी बात, आज असेंबली में भी एक करारदाद पास हुई। मैं आपको एक चीज बता दूं, जी। इस तरह के इंसिडेंट कभी नहीं रुक सकते, कभी नहीं रुक सकते जब दो सिस्टम वर्क कर रहे होंगे। उसी हॉस्पिटल में एक वीवीआईपी रूम भी है, वहां पर ताकतवर तगड़े लोगों का जो है वो इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। आज तक मैंने किसी हॉस्पिटल के वीवीआईपी एरिया में इस तरह का इंसिडेंट होते नहीं देखा। आप चेहरे देखें, माओ के चेहरे देखें, रोती बिलखती माओ के, उनके बापों के चेहरे देखें, वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि सब गरीब थे, मेरे जैसे लोग थे, आपके जैसे लोग थे, कोई इशराफिया का बंदा नहीं था उनमें। आज तक किसी वीआईपी रूम के कमरे को आग नहीं लगी, वहां पर कभी आज तक इंक्यूबेटर नहीं जले। तो भाई जब तक करारदाद पास करनी है तो ये करो कि अस्पताल में एक ही निजाम इलाज होगा, एक ही बेड होगा, एक ही कमरा होगा, वहां पे जो अरबपति हो, करोड़पति हो, जो भी हो, उसका इलाज उसी जगह पर होगा। पिम्स में गरीबों के वार्ड अलहदा है, वीआईपी के जो वार्ड है वो अलहदा है। वहां पर वीआईपी रूम की जो एंट्री है वो अलहदा है, आम लोगों की एंट्री अलहदा है। तो मेरा सवाल तो ये, आम लोगों के कमरे ही क्यों जलते हैं, बड़े लोगों के कमरे क्यों नहीं जलते? कभी आज तक आपने सुना कि बड़े लोगों के बच्चों का वार्ड जल गया, वहां पर बड़े लोगों के बच्चे मर गए? ये गरीबों के बच्चे मरते हैं और उसके बाद इस तरह के दिखावे की चीजें की जाती हैं। असेंबली को चाहिए था कि वीआईपी रूम का कल्चर खत्म करती, कहती कि भाई अरबपति जो लोग हैं, जो मिनिस्टर है, जो सेक्रेटरीज है, वो भी अपने अपने बच्चों का इलाज, अपनी बीवियों का इलाज इसी सिस्टम में करेंगे, यहीं पर आकर करेंगे, लाइनों में लग कर करेंगे, इसी जगह पे करेंगे। फिर मैं देखूंगा कैसे आग लगती है। वहां पर मेंटेनेंस जो होती है वो यहाँ की मेंटेनेंस से डिफरेंट है, वहां पे जो पैसा खर्च होता है वो यहाँ के पैसे से खर्च डिफरेंट है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव में उनकी आप लोगों पे कोई तवज्जो ही नहीं है। वहां पे 100 मरे, भले 50 मरे, चाहे 5000 मर जाए, कौन पूछने वाला है? जो बेचारे वालिदैन हैं उनमें से यही कह रहे थे कि अगर ये किसी अशराफिया के बच्चे होते तो हम देखते कि फिर किस तरह से इसका रिएक्शन होता। और शनीरा साहिबा, बात यही है, जिस तरह से बाबर डोगर साहब भी बात कर रहे थे कि कभी हमने ऐसा देखा नहीं है कि अशराफिया के साथ ये सलूक किया जाए जो गरीबों के साथ सलूक हो रहा है। और एक सरकारी अस्पताल में जो अनइक्वालिटी है, क्या कहेंगी आप? यानी अमीर के पास और अशराफिया के पास तो ये प्रिविलेज भी है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जा सकते हैं, वहाँ पे उनका इलाज हो सकता है, लेकिन एक सरकारी अस्पताल में भी हम डिवाइड रूल देख रहे हैं कि उनके लिए अलग वीवीआईपी रूम्स बनाए गए हैं, डॉक्टर्स अलग हैं, उनकी ट्रीटमेंट अलग है, और गरीब के लिए ये सब कुछ हो रहा है और गरीब के बच्चे इस तरह से मरते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर इशराफिया के पास वाकई बहुत प्रिविलेजेस हैं कि वो उनके पास पैसा होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल इस्लामाबाद में आप जाएं वो भी भरे हुए होते हैं। पिम्स जाहिर है वहां पे दूसरे सूबों से ज्यादा लोग आए होते हैं। वहां पे अगर आप जाएं तो आपको केपीके से, बलूचिस्तान से, इस साइड से, खासतौर पे केपीके से ज्यादा लोग जो हैं वो वहां पर आए हुए होते हैं।
निजाम सेहत जो है उसमें क्या तालीम में किसी भी जगह पे कोई डिवाइड होनी ही नहीं चाहिए। आपको मुलाजमतों की अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए, तालीम की अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए। जो ये तकसीम हमने माशरे में पैदा की हुई है, इसी की वजह से जो है वो आज में इतना ज्यादा जो है फर्क नजर आता है, तबकात के अंदर डिफरेंस आ चुका है लोगों के अंदर, कि मिडिल क्लास जो है वो बेचारी पिस रही है, जो गरीब क्लास है वो पिस रही है, जो हमारा 2-3% जो लोग हैं सारी सहूलतें उन्हीं के लिए। और वैसे भी जो अशराफी है ना, वो पाकिस्तान में इलाज करवाता ही नहीं है, वो तो जाते ही बाहर के मुल्क है, तो उनको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिम्स के अंदर जो VIP रूम्स बने हुए हैं, उनके अंदर ये अशराफिया कभी इलाज करवाने नहीं आती है। यहाँ पे जो कैदी, जो सियासी कैदी होता है जेल के अंदर, वो वहां पर आता है। लेकिन पिम्स के अंदर हम खुद बहुत दफा गए हुए हैं इलाज की चीजों के लिए, तो वो जो कमरे होते हैं ना, वो पैसे दे के, जिसके पास पैसा है उसको दे के ले सकता है, लेकिन वो खाली ही पड़े हुए होते हैं, और वो होते उन्हीं के लिए जो कैदी वहां पर आता है। शरीना साहब, हॉस्पिटल में मुझे आपको इंटरप्ट करना होगा। मैं एक मंजर कशी करना चाह रही हूँ कि जब हम किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं ना, तो वहाँ देख के हर माँ बाप ये कहता है कि अगर हमारे पास पैसे हों तो कभी हम सरकारी अस्पताल में ना आए। हालांकि जो सेहत की सहूलत है वो हर शहरी का बुनियादी हक है। वो यही कहता है कि अगर हमारे पास पैसे हो तो हमारे साथ जो सलूक हो रहा है, हम कभी यहाँ पे धक्के ना खाएं, बल्कि हम पैसे दे के या तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं या सरकारी हॉस्पिटल में ही हम VIP जो प्रोटोकॉल है वो हासिल करें। जवेरिया, ये हर जगह पे हो रहा है। अगर आप प्राइवेट स्कूल के अंदर जाएं तो वहां पे भी माँ बाप जाके यही कहते हैं कि मेरे पास पैसा हो तो मैं बेटे को प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजूं। तो यही नाअहली है, यही नालायकी है, यही हम कहते हैं कि सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी है कि आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा बेहतर होने चाहिए। उनको आप एग्जाम्पल बनाए कि लोग उस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो आए और उनको सहूलत अच्छी सहूलत मिले। आपके जो स्कूल्स हैं वो ज्यादा, सरकारी स्कूल वो ज्यादा बेहतर होने चाहिए, ताकि जो गरीब बच्चा है उसके माँ बाप हसरत के साथ ना देखे कि काश मेरे पास पैसे होते। वो जब सरकारी हॉस्पिटल में है तो तभी आके वो कहे कि काश मेरे पास पैसे भी होते तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ना जाता, कि मुझे यहाँ पर इतनी अच्छी सहूलत मिल रही है। वो स्कूल में भी जाके यही कहे कि मेरे पास पैसे होते तो मैं कभी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर ना जाता। ये वो सिस्टम है जिसपे हम तनकीद करते आ रहे हैं कि आप कहते हैं कि हमने अरबों रुपया सेहत के लिए रख दिया, हमने अरबों रुपया तालीम के लिए रख दिया, लेकिन वो लग कहां पे रहा है वो अरबों रुपया तालीम पे, कि अगर एक गरीब को उस पिम्स हॉस्पिटल के अंदर जाके उसको कोई सहूलत नहीं मिल रही है। पंजाब के अंदर भी आप देखें, सिंध के अंदर देखें, बलोचिस्तान में जहां पे भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाए, कहीं पे AC काम नहीं कर रहे होंगे, कहीं पे बिजली का निजाम नहीं होगा, कहीं पे मेडिसिन नहीं मिल रही होती है, कहीं पे और ये वो गरीब लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, जो डायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं, और फिर उनके साथ ये सलूक भी हो रहा है। अच्छा मसूद, हमने ये देखा है कि वज़ीर आज़म साहब एक इतना बड़ा सानिया हो जाता है, वज़ीर आज़म साहब ने विजिट नहीं किया, और फिर जो नए इन्होंने लगाए हैं सेक्रेटरी सेहत, उन्होंने भी खुद जाके विजिट नहीं किया, वहाँ पे टेंट शेंट लगा दिए है और बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं। लेकिन क्या बनता नहीं था कि वहाँ पे विजिट किया जाता, वालिदैन की दादरसी की जाती, सिचुएशन को देखा जाता? देखिए, इससे पहले तो ये बनता था कि ये डिटरमाइन करें कि ये हादसा है, ये कत्ले खता है, कत्ले अम्द है। क्योंकि इमरजेंसी को बंद कर देना और फिर उसके बाद ऑक्सीजन की पाइप्स के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों के फेफड़ों में जाना या बच्चों का झुलस जाना, साथ ही बच्चों की एक इमरजेंसी का होना जो बड़ी अच्छी इमरजेंसी है, एक बर्न यूनिट का होना, इसके बावजूद बच्चों को नहीं बचाया जा सकता। एक बच्चा बचाया जा सका, उसकी खाला गालिबन थी, वो गई और जाके उसको बच्चे को निकाल के ले आई, तो बाकी लोग क्यों नहीं जा सके? क्या वजह थी कि फायर ब्रिगेड पहुंचती है और पहले गेट पर गार्ड उससे मना कर देते हैं कि ये दरवाजा नहीं खुलेगा, आप दूसरे दरवाजे से जाएं, और उनको देर से आना पड़ता है। सुबह 6 बजे ये वाकया होता है, 6:45 पर फायर ब्रिगेड को पता लगता है, 6:45 पर पुलिस को पता लगता है, 1 घंटे तक वहां पर आग लगी रहती है, ना अस्पताल में कोई निजाम मौजूद है। फिर देखिए, एक ये जो जितने भी इदारे होते हैं यहाँ पर, शहरी दिफा की तरफ से एक सर्टिफिकेशन होती है फायर सेफ्टी की, और ड्रिल्स कराई जाती हैं, और उस ड्रिल्स में जिन लोगों को तरबियत दी जाती है उनकी एक मखसूस तादाद हर शिफ्ट में मौजूद होती है कि कोई हादसा हो तो वो लीड करें और लोगों को यहाँ से बाहर निकालें। वो भी मौजूद नहीं थे। तो ये एक सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, मेरे नजदीक इसको किसी और कैटेगरी में लाना होगा। जब आप इसको किसी कैटेगरी में ही नहीं ला रहे और फिर आप इसमें कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं कि जी आपने पैसे दे दिए, आपने कैंप लगा दिया, वजीर सेहत ने इस्तीफा दिया, वजीर आजम ने कबूल नहीं किया, फिर इंक्वायरी कमेटी बन गई, जिस पर इंक्वायरी कमेटी बन जाए मामले पर, वो मामला बस रफा दफा है, खत्म है।
तो बिल्कुल ऐसे संजीदगी ही जो इस वक्त कमेटी का खेल है बाबर डोगर साहब, आखिर ये कब तक चलेगा? जिस तरह से मसूद कह रहे हैं कि जब कमेटी बन जाती है तो समझें कि मामला यहीं पे खत्म हो गया है, अब आगे कुछ भी नहीं होना है। मुझे एक बात बताएं कि ये कोई वाकया सिंध के किसी दूरदराज इलाके में नहीं हो रहा, बलोचिस्तान के दूरदराज इलाके में नहीं हो रहा, पंजाब की कहीं बीजीपुर राजनपुर में नहीं हो रहा, ये इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में ये इंसिडेंट हो रहा है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में एक इंसिडेंट होता है। चले मैं कहता हूँ वहां पे बिजली की का शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी वजह बनी। हैरत की बात यह है कि वहां पे रेस्क्यू था ही नहीं, वहां पे बंदा ही कोई नहीं था जो छोटे छोटे बच्चों को फौरी तौर पे रेस्क्यू करता। विद इन मिनट्स कोई ऐसा आला नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। अगर इस्लामाबाद के हॉस्पिटल का ये हाल है कि वहां पर कोई चीज ऐसी हो जाती है तो वहां पर एक बेबसी है, वहां पर कमरे बंद हो गए, एक बच्चे की खाला खुद एफर्ट करके अपने बच्चे को लेकर वापस जा सकती है, तो बाकी हॉस्पिटल का स्टाफ, नर्सें, डॉक्टर, ये भी बड़ा एक पॉइंट है कि अगर इतना टाइम था कि एक खातून जो है वो बच्चे को निकाल सकी, तो फिर बाकी कहां थे लोग? तो ये हाल पिम्स का है। ये मैं यही बात कर रहा हूँ कि वहां पर अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट आपके सामने है, तो फिर बाकी पाकिस्तान में हॉस्पिटल की क्या हालत होगी, इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर पिम्स का ये हाल है, यहाँ पे साबिक प्राइम मिनिस्टर को लाया जा रहा है, उसकी ट्रीटमेंट करवाई जा रही है, अगर उसका ये हाल है तो फिर पाकिस्तान के बाकी हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल होगी, पंजाब केपी के और बलोचिस्तान के हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल की आप अंदाजा लगा लें। ये सारा सिस्टम अल्लाह के वाले है। पिम्स में पिछले 3-4 सालों में 22 अरब रुपया गवर्नमेंट का लगा, 22 अरब रुपया। अब ऑडिट होना चाहिए कि वो 22 अरब कहाँ लग गया, कहाँ खर्च हो गया। अगर हालात इतने इस तरह के है कि वहां पर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो फौरी तौर पर रेस्क्यू का कोई ये इंसिडेंट किसी आम वार्ड में नहीं हुआ, इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में ये वाकया पेश आया, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। यकीनन इसका ऑडिट होना चाहिए कि अगर इतना पैसा लगा है तो वो पैसा आखिर कहाँ गया है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और वाकये की बात करेंगे जनाब। हल्के से हारने वाला आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बन गया, कैसे बना वज़ीर आज़म, और जो मैंडेट है नून लीग का, वोट को इज्जत दो, वो कहाँ गया? पैनल के राय इस पर जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं जहाँ पे नून लीग के इफ्तिखार गिलानी नए वज़ीर आज़म जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं, लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि 27 जुलाई को जो इंतखाबात हुए थे और उनका जो अपना हल्का था LA 29 मुजफ्फराबाद 3, यहाँ से वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से तकरीबन 2000 वोटों से हारे थे। मसूद साहब, नून लीग का जो बयानिया है वोट को इज्जत दो, आज़ाद कश्मीर में कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है? और इफ्तिखार गिलानी की अगर हम बात करें तो आवाम से वो हारे हैं लेकिन असेंबली में वो जीत गए हैं, ये कैसा मैंडेट है? वहीं स्टैंड कर रहा है जहां पाकिस्तान में स्टैंड कर रहा है। नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया ये GT रोड से शुरू हुआ था और मुझे यहाँ तक याद है दाता दरबार पर आखिरी तकरीर की थी नवाज शरीफ साहब ने और कौम को कहा था माफी मांग कर कि पहले जो कुछ हुआ उसको माफ कीजिए और आगे जब मैं कॉल दूंगा तो आपने बाहर आना है। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए थे और फिर उसके बाद आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। राजा रियाज से लेकर और फिर काकड़ साहब और काकड़ साहब से लेकर शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से लेकर इस वक्त की जो सूरत हाल है, तो वही बयानिया जो पूरे पाकिस्तान में है वही वोट को इज्जत दो का बयानिया हमें कश्मीर में नजर आ रहा है। कुछ मजबूरियां बताई जा रही हैं कि राजा फारूक हैदर और शाह कादिर साहब जो है इनके दो ग्रुप हैं। इसका मतलब है कि नून लीग के अंदर भी बड़ी तफरीक मौजूद है। अगर वो किसी एक को इन दोनों में से नामजद करते तो पार्टी में फूट पड़ जाती, शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात कह रहे हैं कि कादिर गिलानी साहब जो हैं ये बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लंदन से पढ़कर आए, कानून की डिग्री इनके पास मौजूद है, इसलिए इनको बना दिया गया। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब के ये बहुत ही करीबी हैं, उनके एतमाद के आदमी हैं, इसलिए बना दिया गया। बहरहाल एक ऐसा आदमी जो जनरल इलेक्शन हार गया और टेक्नोक्रेट की सीट पर आकर वो वजीर आजम बन रहा है, मेरे ख्याल में ये बैड टेस्ट में जाएगा क्योंकि इस वक्त कश्मीर के अंदर मसाइल, सियासी मसाइल जो हैं वो बड़े दिगरगू हैं। एक तबका ऐसा है जो कश्मीर के मामलात पर बहुत सीरियसली एहतजाज कर रहा है और वहां पर बड़े मुजाहरे भी हुए। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त ना किया जाता तो शायद बेहतर होता। बिल्कुल सही। शनीला साहब, आप कश्मीर में सियासत का जो ये एक नया फार्मूला है, इफ्तिखार गिलानी साहब अवाम के वजीर आजम हैं या ये पार्टी के वजीर आजम हैं, क्योंकि अवाम ने तो रद्द कर दिया इन्हें?
अच्छा जवेरिया, उसके ऊपर भी देखें डिफरेंट किस्म की खबरें हैं कि कोई कह रहा है कि जो इनके हलके के अंदर जानबूझ के वहां पर फायरिंग वगैरह 2-3 ऐसे पोलिंग स्टेशन पे करवाई गई जो उनके बड़े स्ट्रांग थे और वहां पे फिर लोग वोट डालने के लिए नहीं आए। और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर चूंकि धड़ेबंदी थी, जो एक धड़ा था वो वजीर आजम अपना लाना चाह रहा था, तो उस वजह से जानबूझ के हराया गया। अगर इफ्तिहार गिलानी की देखे खानदान की बात करें तो ये बड़ा वहां पे मंजा हुआ सियासी खानदान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी। इफ्तिहार गिलानी जो है सैयद अली गिलानी के जो है वो दामाद है, तो ये एक सियासी खानदान है। और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब ने भी इनको इसीलिए चूज किया है कि उनकी वहां पे जड़ें हैं, वहां पर सियासी खानदान है, उनके ताल्लुकात हैं उधर मकबूजा कश्मीर के साथ जो है वहां पे भी उनके सियासी ताल्लुकात है, तो ये आके मामला को ज्यादा बेहतर तौर पे हल कर सकते हैं। नौजवान भी है, एनर्जेटिक भी। आज भी देखें कि वो राजा फारूक हैदर को खुद जाके मनाकर लेके आए हैं वोट डालने के लिए, तो शेख शाह गुलाम कादर के अलावा बाकी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया, उनको वोट डाला है। हाँ जी। ये ठीक है कि उधर कश्मीर में इस वक्त हालात थोड़ा खराब हैं, जो राब्ता कमेटी है वो एहतजाज के लिए बैठी हुई है, उनके अपने मुतालबात हैं, तो उस सारी चीजों को हैंडल करना है। तो हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की उस पर सारे पे नजर हो, इसी वजह से उन्होंने इफ्तिहार गिलानी को चूज किया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ वगैरह जो हैं सियासी मामलात को हैंडल करने में बेहतर हैं। उस वक्त चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी ने बहुत बुरी तरह से राब्ता कमेटी वाला जो मामला था उसको मिस हैंडल किया था। बल्कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत नवाज लीग वगैरह चाहते भी नहीं थे, उस वक्त चाहते थे कि हम इलेक्शन के अंदर चले जाते हैं, आप ये जो हुकूमत है इसको ना बनाए। लेकिन पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि हमने हुकूमत बनानी है और उन्होंने हुकूमत बनाई, उसके बाद उसको बड़ा मिस हैंडल किया और नतीजे आपके सामने है जो अभी हमें वहां पे नजर आ रहे हैं। तो इफ्तिहार गिलानी आए हैं, यंग हैं, उनको पार्टी की सपोर्ट हासिल है, उनको कमेटी जो मेंबरान है आपका पॉइंट आ गया। तो बाबर डोगर साहब, आपके ख्याल में इफ्तिखार गिलानी साहब की सिलेक्शन के पीछे क्या मुहर्रकात हैं नून लीग के? जी, वो बड़े मजबूत होंगे, उनका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा मजबूत होगा, नवाज शरीफ से ताल्लुकात बड़े अच्छे होंगे, फॉरेन क्वालिफाइड भी होंगे और बड़े समझदार भी होंगे, लोगों से बड़े अच्छे राबित भी होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि वो 2021 में भी इलेक्शन हार गए थे और ये इलेक्शन भी हार गई, यानी कि इतनी काबिलियत के बावजूद लोगों ने ना पिछला इलेक्शन जीतने दिया ना ये इलेक्शन जीतने दिया। अभी तक उन्होंने लोगों के जरिए से जीत कर असेंबली का मुंह नहीं देखा। वो एक टेक्नोक्रेट की सीट पर असेंबली में आए। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो बंदा जिसको उसके हल्के के लोगों ने 2 मरतबा हरा दिया है, टेक्नोक्रेट प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? पाकिस्तान के आईन में तो टेक्नोक्रेट जो है कि सीट पे आके प्राइम मिनिस्टर नहीं बना जा सकता, मेरा ख्याल है। बस मियां साहब का फैसला है। लेकिन बात में वही है कि वोट को जब इज्जत दो की बात करते हैं तो फिर जो इलेक्ट हो गया, जो लोगों के वोट से इलेक्ट होके आते हैं, जो इलाके में पॉपुलर होते हैं, उनको ही चांस दिया जाना चाहिए, उनको ही मौका देना चाहिए। इस तरह की जो सीटें होती हैं, इस तरह की सीटों पे जितवा के प्राइम मिनिस्टर बना देना बड़ी ज्यादती है। ये तो वही बात है कि कश्मीर लोग तो पहले ये रो रहे थे कि जी हमारी 12 सीटें जो है वो जनाब हमसे बाला बाहर से लोग जीत के आ जाते हैं और हमारे ऊपर उनको मिनिस्टर बनाकर, स्पीकर बनाकर सीटों पे बिठा दिया जाता है। तो मियां साहब ने वादा किया कि नहीं जी आइंदा से जो भी बाहर से जीतेगा उसको हम वहां पे कोई ओहदा नहीं लेने देंगे। लेकिन अब इन्होंने एक नई रवायत डाल दी कि इन्होंने जनाब एक बंदा जो 2 मरतबा इलेक्शन ही नहीं जीत सका उसको पकड़ के इनडायरेक्ट सीट पे बिठाकर और सीधा प्राइम मिनिस्टर ही बना दिया। तो जिस बंदे को लोगों का सपोर्ट ही नहीं है तो वो क्या लोगों के मसले हल करेगा? यानी मसूद साहब, जो इंतखाबी शिकस्त है वो वजारत उज़्मा की राह रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। आज़ाद कश्मीर में हमने देख लिया, और आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन चल रही है, आपको लगता है कि ये जो सिलेक्शन हुई है वज़ीर आज़म की, ये जो वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, और क्या ये इसको मज़ीद हवा नहीं देगी सिलेक्शन? देखिए जवेरिया, ये जो अवामी ओहदे होते हैं इसमें पॉलिटिकल विल का होना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। आप किसी टेक्नोक्रेट से को लाकर और उसकी अवाम में जड़ें मौजूद ना हो और आप समझेंगे पब्लिक इश्यूज को हल कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। उसको अगर पब्लिक की सपोर्ट होती है तो उसके मुश्किल फैसले भी अवाम बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि अवाम ने उसे मुंतखब किया होता है, अवाम ने उस पर एतमाद किया होता है। लेकिन जिस पर अवाम ने एतमाद नहीं किया, जब उसे कोई मुश्किल फैसला करना होगा तो अवाम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी बुनियादी सी चीज है जिसे नजरअंदाज यहाँ पर किया गया है। एक अवाम के साथ साथ सदर आजाद कश्मीर जो हैं उनकी सपोर्ट भी हासिल नहीं होगी वजीर आजम को।
so far. जी हाँ, तो जब आवाम की सपोर्ट नहीं हासिल, पार्टी के अंदर सपोर्ट हासिल नहीं है, पार्टी का एक ग्रुप उनके खिलाफ है, आवाम की सपोर्ट नहीं है, वहाँ की प्रेसिडेंट की सपोर्ट नहीं है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी आप इलेक्शन जो है आपने चुराए हैं, तो वो बहुत ही कमजोर, बहुत ही वीक वजीर आजम एक ऐसी जगह के जहाँ मसाइल हैं, जहाँ पर आवाम में उतर कर लीडरशिप दिखाने वाला कोई बंदा होना चाहिए था, वहाँ ऐसा बंदा मुंतखब नहीं किया मियां नवाज शरीफ साहब। शरीला साहब, आप क्या चैलेंजेस होंगे नए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को, जबकि हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो सिचुएशन है वो दुरुस्त नहीं है और बड़ा स्ट्रॉन्ग वजीर आजम वहाँ पे रिक्वायर्ड है? देखिए, आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं वो सबके सामने ही है। राब्ता कमेटी जिस तरह धरने के अंदर लेके बैठी हुई है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो उनका यही है कि उनके साथ जाके मुज़ाकरात करके मामलात को नॉर्मल लेके आए। तो ये सबसे बड़ा उनका चैलेंज है। फिर पार्टी के लोगों को उन्होंने साथ लेके चलना है। ये बात ठीक है कि कुछ लोगों ने उनकी उस मुखालफत की थी उनके वज़ीर आज़म बनने की, और ये भी कहा गया था कि शायद उनको 7-8 लोग हैं जो उनको 10-12 लोगों का बल्कि कहते हैं वोट डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। शाह गुलाम कादिर के बाकी लोगों ने उनको वोट डाला। राजा फारूक हैदर वहां के बड़े सीनियर मंजे हुए सियासतदान है, उनकी भी उनको सपोर्ट हासिल है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी जाके ये है कि अवाम का इत्मीनान अगर उन्होंने लेना है तो उनको राब्ता कमेटी के मसाइल जो उसको हल करके उनका धरना उठवा देंगे, तो ये एक सबसे बड़ी उनकी कामयाबी होगी। तो फिर वो कश्मीर के हालात को ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकेंगे। लेकिन अगर राब्ता कमेटी वाला मामला उनसे हल नहीं होगा, अगर उसमें वो नाकाम रहेंगे और उसको बेहतर तरीके से हल नहीं कर सकेंगे, तो फिर उनके लिए 5 साल गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा आजाद कश्मीर के अंदर। बिल्कुल सही। बाबर डोगर साहब, राब्ता कमेटी वाला जो मामला है, आप समझते हैं कि जो नए वजीर आजम हैं इफ्तिखार गिलानी साहब ये हल करने में कामयाब हो जाएंगे? राब्ता कमेटी के अरकान मांग क्या रहे हैं? वो अपना हक मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आईनी हक दिया जाए, वो ये कह रहे हैं कि जो बाहर से 12 लोग इलेक्ट करके यहाँ पे हमारे ऊपर ठूस दिए जाते हैं वो ना ठूसे जाएं। मगर लाहौर में बैठा एक बंदा लाहौर के लोगों से वोट लेके वहां पर जाता है और वहां पर मिनिस्टर बन के लाहौर में ही वो बैठा रहता है। मेरे सामने मैंने एक देखा कि पिछले साल एक कैंडिडेट थे वहां के, लाहौर से में वो रहते थे, लाहौर से वो जीते, लाहौर के लोगों से वो जीते, वहां पर जनाब MLA बन गए, वहां पर एक मिनिस्टर भी बन गए। मैंने वो देखा कि 5 साल में 5 दफा कश्मीर नहीं गए और यही लाहौर ही बैठे सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय करते रहे, सरकारी गाड़ियां वो यहीं लेके लाहौर में फिरते रहे। तो ये बड़ा जुल्म है सब कश्मीर के लोगों के साथ। लोगों वो जो राब्ता कमेटी के अरकान है या लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कश्मीर के लोग हैं, वो हमारे भाई बहने हैं। तो नए वजीर आजम जो है वो हल करेंगे मामले उनके? सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि वो वहाँ के जो इस वक्त राब्ता कमेटी की मूवमेंट है, हाँ जी, उसको समझें और अफामो तफहीम से पॉलिटिकल तरीके से एक अच्छे तरीके से। अगर ऐसा हो गया तो आसानी होगी, अगर नहीं तो 5 साल गुजारने उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बाबर डोगर साहब, पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। नाजरीन, सरकारी मुलाजमत में 15 ग्रेड से 17 में जाना एक ख्वाब समझा जाता है, लेकिन सिंध में 63 सब रजिस्ट्रार्स ऐसे हैं जिन्होंने ये तरक्की लेने से इनकार कर दिया है। बड़ी सरप्राइजिंग ये बात है। आखिर वजह क्या हो सकती है, इसकी पैनल की राय पे जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सरकारी जो मुलाजमीन होते हैं उनका ख्वाब होता है कि उनकी अपग्रेडेशन हो, यानी ग्रेड 15 से अगर 17 में तरक्की होती है तो ये बहुत एक ड्रीम समझा जाता है। लेकिन सिंध में अनोखी एक मंतक सामने आई है, जब महकमा रेवेन्यू सिंध के 63 सब रजिस्ट्रार्स जो हैं उन्होंने अनोखी एक दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा है कि हमें तरक्की ना दी जाए, हमें 17 ग्रेड में नहीं जाना, हमें 15 में ही रहना है। इसकी आखिर वजह क्या हो सकती है? मसूद साहब, क्या समझते हैं? क्या इजाफी जिम्मेदारियां हैं जिनको वो उठाना नहीं चाहते, या ग्रेड 15 में उनको वो पर्क्स मिल रहे हैं जो 17 में नहीं मिल सकते? क्या वजह हो सकती है कि बैक वक्त तमाम जो ये सरकारी रजिस्ट्रार हैं इन्होंने कहा है कि हमें तरक्की नहीं चाहिए? ग्रेड 17 में चले जाएंगे तो इनकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, इनके अलाउंसेस बढ़ जाएंगे, इनका रुतबा बढ़ जाएगा। लेकिन ये इसलिए नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ग्रेड 15 की जो ये नौकरी है सब रजिस्ट्रार की, ये इन्होंने बड़ी मुश्किल से हासिल की होती है, बड़ी इस पर रिश्वत दी होती है। ये जो सब रजिस्ट्रार होता है वो बाकायदा रजिस्ट्री करने का उसे इख्तियार होता है, लेकिन 17 ग्रेड में जाने के बाद रजिस्ट्री करने का इख्तियार उसके पास नहीं होगा। अच्छा। वो एक इंस्पेक्टर होगा जो आपके दफ्तरी मामला देख रहा होगा, और पैसे जो मिलते हैं ना ऊपर के, वो मिलते हैं सब रजिस्ट्रार को। अच्छा। तो अभी पिछले दिनों में भी इत्तेफाक भी हुआ एक रजिस्ट्री कराने का, तो मुझे जाना पड़ा रेवेन्यू दफ्तर। तो जब मैं वहां गया तो जो रजिस्ट्रार साहब थे उन्होंने फौरन अपने पास मुझे बिठा लिया और फौरन वो मेरा काम करने लगे जल्दी जल्दी। तो मुझे जो एक और साहब थे उन्होंने बताया कि ये जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि आप उठ के जाएं, तो पीछे जितने लोग बैठे हैं उनसे इन्होंने पैसे पकड़ने, और ये
हफ्ते का आखिरी दिन है, आपके आने की वजह से इनका काम खराब हो रहा है। तो ये सिलसिला है जमीनों का, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में ही होता है, और मगर सिंध में खास तौर पे बहुत और ज्यादा मसूद साहब, है। अगर आप भी एक जर्नलिस्ट ना होते, रिनाउंड पर्सन ना होते, तो यकीनन आपसे भी पैसे बटोरे जाते। डेफिनेटली बल्कि एक बार ऐसा हो भी चुका अच्छा। कि एक साहब जो है उन्होंने बाकायदा रिश्वत भी तलब की थी, तो वो बहरहाल उनके फिर सीनियर से को मैंने बताया, तो वो बगैर रिश्वत के उन्होंने काम तो कर दिया, लेकिन वो साहब अपनी जगह पर मौजूद रहे। तो वहां पर वो इसको रिश्वत नहीं कहते, वो इसे टेबल का पैसा कहते हैं। वो कहते हैं जी टेबल का पैसा है, इस टेबल पे जो बैठेगा उसे ये पैसा लेना पड़ेगा, इस सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल सही, यानी हलाल तरीके से अगर आपको पैसा मिल रहा है शनीला साहिबा, तो वो नहीं चाहिए इन जो रजिस्ट्रार हैं उनको, बल्कि इन्हें जो ऊपर की कमाई है ग्रेड 15 में रहकर वो चाहिए। जिस तरह से मसूद कह रहे हैं कि अगर 17 में ये जाते हैं तो इनकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, कुछ मजीद पर्क्स भी मिलेंगे, लेकिन ये जो ऊपर का काम है ये बंद हो जाएगा। देखिए जवेरिया, आप एक प्राइवेट चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं, प्राइवेट कंपनियों के जो बंदा भी होगा उसकी जब तनख्वाह बढ़ रही होगी या उसकी जिम्मेदारियां बढ़ रही होंगी या उसकी प्रमोशन हो रही होगी, क्या उसको बुरा लगेगा? उसको कभी बुरा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है। लेकिन जहां पर आपको सुस्ती है, जहां पे काहली है, जहां पे आपके मुंह को खून लगा हुआ है रिश्वत का, तो वहां पर आप ग्रेड 4 में भी बैठे होंगे तो आपको कोई मसला नहीं है। देखिए, जब आपने रिश्वत दे के सीट ली होगी तो फिर आपने वो पैसा वापस कमाना है। इसमें भी यहाँ पे ये मसला कि जब आप ग्रेड 17 में जाएंगे तो आपके इख्तियारात कम होने थे, आपका फील्ड वर्क भी होना था। जी, हम तो व्हाइट कॉलर जॉब करनी सरकारी मुलाजमत में इसलिए चाहते हैं ना कि हमें ऑफिस से हिलना भी ना पड़े। तो व्हाइट कॉलर जॉब के लिए वो जी बैठे हैं, वो ऑफिस में बैठे रहेंगे, उनको रिश्वत भी वहां पे मिल जाएगी, उनको लोग आके जी हुजूरी भी उनकी कर लेंगे, उनको सारा कुछ मिल रहा है, तो उन्होंने 17 में क्यों जाना? जाके फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा, इख्तियारात भी कम हो जाएंगे। किसी बंदे को कोई जाती वजूहात हो, कोई हेल्थ के इशू हो, तो कोई बंदा जो होता है वो जाके कहता है कि मैं प्रमोशन नहीं लेना चाहता। 62 बंदे एकदम से कैसे कह देंगे कि हम नहीं ले लेना? उसकी वजह ये हमारा यही सिस्टम है जिसके बारे में हमने पहले सेगमेंट के अंदर बात की थी कि ये सिस्टम निजाम के अंदर जो रिश्वत, काहली, सुस्ती चल चुकी हुई है वो हमारी जड़ों में बैठ गई हुई है। यहाँ पे फाइलें चलती नहीं है जब उसके अंदर नोट ना रखे जाएं। वो कहते नहीं कि आप फाइलों के अंदर नोट दिखाएंगे, कायदे आजम की शक्ल दिखाएंगे तो आपके सारे जो है ना वो काम फटाफट तेजी से चलना शुरू हो जाएंगे। ये मसला है जिसकी वजह से वो अगली किसी ग्रेड में नहीं जाना चाह रहे। किसी और प्राइवेट महकमे के अंदर क्यों नहीं होता? लोग तो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, जी जान मार रहे होते हैं प्रमोशंस के लिए, तो ये कौन से ऐसे कोई वलीउल्लाह थे जो कहेंगे कि हम हमें तो प्रमोशन चाहिए ही नहीं, हम तो बड़े कनात पसंद है, हम तो बड़े सादगी पसंद है? ऐसा मामला नहीं है। मामला वही है बाबा डॉक्टर साहब, यानी मसला जो है वो निजाम का मसला है, और मसला जिस तरह से हम बात करें उस आई एम सॉरी लेकिन मैं कहूँगी कि हराम की कमाई का है जो 15 ग्रेड में रहकर आप इंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह से बात हो रही है कि 15 ग्रेड में रहकर वो रजिस्ट्रीज जो हैं वो करवा सकते हैं, लेकिन 17 में ये सब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो एक पोस्ट भी नहीं इंजॉय करना चाहते, वो ग्रेड अपग्रेडेशन भी नहीं चाहते, उन्हें वो पैसा चाहिए जो यहाँ पे वो करोड़ों बटोर रहे हैं लोगों से। ये जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है ना, ये करप्शन का गढ़ है, और ये सब रजिस्ट्रार है ये सिंध में नहीं पंजाब में, यहाँ पर भी ये सारे जो है ना ये लोगों की प्रॉपर्टीज के साथ पैसे लेके खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों की प्रॉपर्टीज जो है उनका तबाही फेर रहे हैं लोगों से पैसे ले ले। तो सबसे ज्यादा हैरत तो मुझे इस चीज पे है कि 67 लोगों ने लिख के दे दिया कि हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, और सिंध गवर्नमेंट ने मान लिया। मेरा मतलब है कि ऊपर भी देखे कितने वलीउल्लाह बैठे हुए हैं। कोई और गवर्नमेंट होती, ये बाहर कोई दुनिया में कोई और मुल्क होता तो इन सब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर देता है। अभी वैसे खबर आ रही है कि बरतरफ इस दरख्वास्त को कर दिया गया है, लेकिन ये है कि दरख्वास्त पहुंची जरूर थी उनके पास। तरफ का मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि इनके खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी स्टार्ट करें कि भाई नौकरी में एक इंसेंटिव होता है, आपकी सैलरी बढ़े, आपको प्रमोशन मिले, इसके अलावा तो कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक ही जगह पे आप बैठे रहेंगे तो मोनोटनी आ जाती है, वैसे इंसान में सिकनेस आ जाती है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसको प्रमोशन मिले, सैलरी बढ़े। अब अगर कोई बंदा कहता है मैंने प्रमोशन भी नहीं लेनी, सैलरी भी नहीं बढ़ानी, तो उसके अलावा फिर एंटी करप्शन है ना। ऐसे ही लोगों को निपटने के लिए एंटी बनाई जाती है। लेकिन हैरत ये है कि वहां पे इनको फौरी तौर पे इन सब के केसेस को एंटी करप्शन को रेफर कर दिया जाए, उनको इंक्वायरी लगनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज, इन जो एसेट्स है वो सामने लाने चाहिए कि ये वजह थी, ये वो लोग हैं, इस वजह से ये प्रमोशन नहीं ले रहे थे। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो सिस्टम का काम है ना। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नाम की चीज है ना कोई सिस्टम नाम की चीज है।
बिल्कुल ऐसी शनीले साहब, मसला क्या सिर्फ सिंध गवर्नमेंट में और सिंध की गवर्नेंस में है, या ये मसला पंजाब में भी है, ये मसला हमें केपी में भी नजर आएगा, पूरे मुल्क में ये गवर्नेंस का मसला है? बात यह है जवेरिया कि सरकारी जो मुलाजमतें हैं इनमें मेजोरिटी में यही मसला है। आप किसी भी सरकारी इदारे के अंदर चले जाएं, आपको एक तो उनके टाइम अपने टाइम के बाद उन्होंने काम कोई नहीं करना होता, 2 बज गए हो मेरी छुट्टी हो गई मैं जा रहा हूँ, कहीं पे लंच ब्रेक आ जाते हैं, कहीं पे वो लंबी लंबी छुट्टियां जो है वो लेकर चले जाते हैं। सरकारी महकमे में अगर आपने काम करवाना है तो आपके पास 2 चीजें होती है, या तो आपके पास बड़ी तगड़ी सिफारिश होनी चाहिए और या फिर आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ये वो सिस्टम है ना, ये हर जगह के अंदर है, वो चाहे इस्लामाबाद में बैठे हो, आप खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हो, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सब जगहों के ऊपर है। तो इसी वजह से मैं तो चाहती हूँ कि ये इंक्वायरियां होनी चाहिए। आप हर जगह पे ऊपर लोगों कंपटीशन ही कोई नहीं होता, मुकाबला ही नहीं होता, प्रमोशनें भी आपको सिफारिशों के साथ मिल रही होती है। किसी प्राइवेट जगह पे ऐसा नहीं होता। हमने खुद प्राइवेट चैनल पे काम किया, हमें पता है कि दिन रात आप खुद भी, आपको पता है, आप एंकर है कि प्राइवेट मीडिया के ऊपर आपको पता ना, आप कोई टाइमिंग ही नहीं होती आपकी। सही है, तो ये वो चीज होती है जहाँ पे हम मेहनत करते थे, हम मेहनत करके ही किसी जगह पे हमारी प्रमोशन होती थी, हमारी सैलरियां बढ़ती थी। ये कौन से लोग हैं जो ये कह देंगे कि मुझे जरूरत ही नहीं है पैसों की, मुझे जरूरत ही नहीं है अलाउंसेस की? ये हमारे सारे सरकारी मुलाजमतों में ये सारा कुछ चल रहा है। और सरकारी मुलाजमतें जो हैं उनको आप मेरिट पे जब तक नहीं करेंगे होना चाहिए, लेकिन चेक एंड बैलेंस करेगा कौन? बाबर डोगर साहब, पूरे का पूरा आवे का आवा तो बिगड़ा हुआ है, चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का काम था, ये तो हुकूमत का काम था, असम्बलियात जो है उनका काम था, ये चीफ सेक्रेटरी का काम, चीफ मिनिस्टर का काम था। सबसे पहले तो रेवेन्यू के सारे मुलाजमिन एसएमबीआर के अंडर आते हैं। चीफ सेक्रेटरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का। इनको चाहिए था कि ये उनके खिलाफ फौरी तौर पे इंक्वायरी इनिशिएट करते कि भाई तुम किस तरह से कैसे तुम्हारी प्रमोशन ना की जाए। बिल्कुल सही। और फिर चेक करवाए जाते। मैं होता तो मैं तो इन सब के एसेट चेक करवाता, एक एक बंदे को पकड़ता और क्या किस तरह से पॉसिबल है कि एक बंदा ये कहती मुझे प्रमोशन ही नहीं चाहिए, मुझे ग्रेड 17 ही नहीं चाहिए। हाँ जी। हर बंदा की एफर्ट होती है, कोशिश होती है कि उसको प्रमोशन मिले। और फिर एक नहीं, दो नहीं, 63 सब रजिस्ट्रार्स उन्होंने जॉइंटली ये एप्लीकेशन दिया। ये बड़ा एक अनोखा मामला है जो सामने आया है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मसूद रजा साहब, शनीला अमार साहिबा और बाबर डोगर साहब मौजूद थे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।